पैरासोम्निया असामान्य नींद व्यवहार का एक समूह होता है जो प्राय बच्चों में कॉमन होता है। और इसमें जो असामान्य नींद संबंधी व्यवहार आते हैं उनमें से मुख्य है नींद में चलना, नींद की अवस्था में बिस्तर गीला कर देना, नींद में ही अचानक बहुत भयानक रूप से डर जाना। ये सब जो चीज़ें हैं ये एक सिंड्रोम हुई। इसमें बहुत सारे असामान्य नींद संबंधी व्यवहार आते हैं जो अनोखे मामलों में हम इसको शामिल कर सकते हैं। इन सब में से एक जो है बच्चों में मोस्ट कॉमन वो है नींद में चलना। हालांकि नींद में चलने की समस्या सिर्फ बच्चों में ही नहीं होती है, बहुत बार वयस्कों में भी पाया गया है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप रात में अपने बेड पे अपने कमरे में सोएं और सुबह आप अपने को ड्राइंग रूम के सोफे पे पाते हैं या बालकनी की चौकी में सोए हुए पाते हैं? इस तरह का अगर आपको अनुभव हुआ हो तो यानी आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो नींद में चलने की बीमारी से ग्रस्त हैं। यह समस्या कई कारणों से हो सकती है। हो सकता है इसका जिम्मेवार मेडिसिन हो, इसका जिम्मेवार जीन हो या कोई और बीमारी। अगर आप इसके विषय में पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आज की हमारी चर्चा का विषय है सोनाम्बुलिज्म या नींद में चलने की बीमारी। इसको स्लीप वॉकिंग भी कहते हैं। वस्तुतः यह एक ऐसी अवस्था है जब इंसान नींद में ही चलने लगता है और सिर्फ चलना नहीं है, बहुत सारी गतिविधियां करता है। देखकर नहीं लगता है कि वो सोया हुआ है क्योंकि उसकी आंखें खुली होती हैं और वो उठकर बहुत सारी चीज़ें कर फिर वो सो जाता है और सुबह में उसे याद भी नहीं रहता है। ये एक असामान्य बिहेवियर पैटर्न है स्लीप से रिलेटेड। तो इसमें सिर्फ यही नहीं होता है, कभी कभी वो बुदबुदाते हैं, कभी कुछ ऐसा करते हैं। तो सच पूछिए तो जो अमेरिकन साइकियाट्रिक सोसाइटी है वो APA वो इसे मानसिक रोग के श्रेणी में नहीं रखता है। और ये तब तक मानसिक विकार नहीं है जब तक ये आपके डेली रूटीन को बुरी तरह डिस्टर्ब नहीं कर रहा है या आपकी फंक्शनिंग को, आपके कार्य को वो बाधित नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये असामान्य व्यवहार आपको और आपके परिवार को बैडली डिस्टर्ब करने लगे, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे, तो ये एक समस्या है, एक ये चिंतनीय मुद्दा है। आप कैसे पहचानेंगे कि आप सोनाम्बुलिज्म के शिकार हैं या नींद में चलने की आपको आदत है? तो कुछ खास लक्षण होते हैं जिसको मैंने एक जगह सूचीबद्ध कर लिया है, जैसे आप पहचान पाएंगे। जैसे नंबर 1 जो इसकी मुख्य विशेषता, बिस्तर से उठना और इधर उधर घूमने लगना, जागी अवस्था में नहीं, निद्रा अवस्था में। दूसरा, इन सारी प्रक्रिया में आपकी आंखें निरंतर खुली रहती हैं। तो कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आप जागे हुए हैं। कुछ लोग इस अवस्था में उठकर अपने काम, जैसे अधूरा काम को किचन में जाके वो काम पूरा करने लगते हैं, कुछ जाके बिजली की चीज़ों को सही करने लगते हैं और सुबह उन्हें याद भी नहीं रहता है। दूसरों के साथ इस दौरान आप उठे हुए, सब आंखें खुली हैं, आप कुछ एक्टिविटीज़ से जुड़े हैं, आप चल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कहीं गए, किसी खास जगह गए, फिर वहाँ से लौट के आए और फिर सो गए। कुछ लोग बीच में जाते हैं, गा लेंगे, बजा लेंगे, आके सो जाएंगे। तो आम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो जागे में ऐसा कर रहे हैं या सोए में कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये होता है कि इसकी जानकारी आपको चेतन स्तर पे नहीं होती है। तो लेकिन ख़ास बात यह है कि ऐसे कंडीशन में आप किसी से कन्वर्सेशन या बातचीत कभी नहीं करते हैं। आप खुद में बुदबुदा सकते हैं लेकिन ऐसी अवस्था में आप दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं। जैसे जागने के बाद थोड़े समय के लिए आप विचलित या भ्रमित होंगे। इस तरह की प्रक्रिया के बाद आप सो जाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेश फील नहीं करते हैं।
कन्फ्यूजनल स्टेट रहता है, आप बेचैन रहते हैं। रात में जो कुछ भी किया आपको बिल्कुल याद नहीं होती। अगर किसी ने देखा है और वो आपको बताएगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा है तो आपको याद नहीं रह पाता है। और रात में प्रॉपर स्लीप ना हो पाने के कारण दिन भर उनीदा सा महसूस करना या भारी भारी महसूस करना या थकान लगना या सिर भारी होना जैसी समस्याएं रहती है, जिसके कारण वो दिन भर चिड़चिड़ापन या आलस्य सा बना रहता है। और कुछ केस में गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज भी साथ में पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण थे जिसके आधार पे हम जान सकते हैं कि इसे नींद में चलने की बीमारी है। फिर भी हम इसे बीमारी तब तक नहीं कहेंगे जब तक ये हमारे डेली फंक्शनिंग को बैडली डिस्टर्ब ना करे, यानी सप्ताह में वो 2 बार से अधिक हो रहा हो, रात में कई बार हो रहा हो और सारी चीज़ें इसके कारण अस्त व्यस्त हो रही हैं, तब ये एक विकार है, एक समस्यात्मक स्थिति है जिसके लिए समाधान आवश्यक है, थेरेपी की ज़रूरत है या किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। कारण विज्ञान पर अगर हम जाते हैं तो अभी तक इसका कोई निश्चित कारण वैसे तो नहीं कहा जा चुका है, लेकिन कुछ चीज़ों पर देखा गया है, कुछ केसेस में देखे गए कि वो चीज़ें उसमें पाई गई हैं। जैसे सबसे पहला मुख्य कारण है कि प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो पाना। लंबे समय तक अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं जिस भी कारण से, वो सोने का जगह सही नहीं है, माहौल सही नहीं है, फिजिकली या फिर जहाँ पे आप रह रहे हो इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गहरी नींद लाने में बाधा पैदा कर रही हैं, तो इसकी वजह से प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रही है लंबे समय तक, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। किसी बात का लंबे समय से आप स्ट्रेस ले रहे हो। कई बार देखा गया है कि हम दिन भर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें लाइफ में स्ट्रेस है, सब कुछ है, एक हमारी गंदी आदत होती है कि जब हम रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं तो एनालिसिस शुरू कर देते हैं और फिर सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। हम अपने आप को बेबस महसूस करने लगते हैं और जहाँ बेबसी महसूस होती है हमारे अंदर घुटन बढ़ती है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है और ये भावना जो है ये हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, हमें गहरी नींद लाने में बाधा उत्पन्न करता है और लंबे समय तक ये जो वे ऑफ थिंकिंग है ये हमारे स्लीप को डिस्टर्ब करता है। तो कभी कभी इस तरह की समस्याएं या फिर डिप्रेशन या एंग्जाइटी या किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या हो सकती है। जेनेटिक समस्या भी होती है कई लोगों में। कभी कभी देखा गया तेज बुखार में आप देखते हुए हाई फीवर है, उसमें आदमी अनबन बोलना शुरू करता है, अजीबोगरीब बातें बोलता है, नींद में ही बोलने लगता है, चलने लगता है, तो लोग कहते हैं बुखार में अलबला के बोल रहा है। लोकल भाषा में लोग कहते हैं कि वो क्या बोल रहा है हाई फीवर में। तो ये सब अस्थाई, इसको उस बीमारी में नहीं कहेंगे, लेकिन कभी कभी ये उस बीमारी की जननी हो सकती है कि जैसे शुरुआत हुई हाई फीवर है, हाई ग्रेड फीवर, उसमें बोलना शुरू किया इस तरह और बाद में वो कंटिन्यू कर गया। तो एक कारण ये हो सकता है। और एक और कारण है शराब का निरंतर और नियमित सेवन, उसका भी साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रायः लोग की आदत होती है देर रात वो लोग निकोटीन लेते हैं, जैसे कैफ़ीन वाली चीज़ें लिया, कॉफ़ी लिए, चाय लिया, शराब लिया और ऐसा उन्हें लगता है कि हाँ ये मेरे स्ट्रेस को कम करेगा या मैं इसके बाद अच्छे से सो पाऊँगा, डीप स्लीप लूँगा, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। ये आपके नींद में सबसे बड़ी बाधक तत्व के रूप में सामने आता है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी उसके कारण बन सकती हैं। इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं? शुरू में कभी कभी किसी को हो रहा है या बच्चों में कभी कभी देखा गया, क्योंकि मोस्ट कॉमन ये बच्चों में है कि कभी कभी हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये अपने आप रिजॉल्व भी हो जाता है, ठीक हो जाता है, चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन निरंतर ये डेली हो रहा है, रात में 3-4 बार हो रहा है या सप्ताह में कई बार हो रहा है और उसके कारण आप अंदर से बिल्कुल अशांत हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका मेंटल स्टेटस है, आपकी जो मानसिक अवस्था है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो ये जो स्थिति होती है ये समस्यात्मक होती है या बीमारी है, और बीमारी है तो कहा जाता है ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम उसके वो स्थिति आने के पहले ही बचाव कर लें
तो इसको हम समस्या नहीं कहेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है सोने का, जो प्रॉपर स्लीप लें, गहरी नींद लें। और उसके लिए कई उपाय हैं, जैसे आपका जो बेडरूम है उसका माहौल बहुत ही सुकून भरा होना चाहिए, उसकी लाइट, उसमें तेज़ प्रकाश ना हो, धीमी मध्यम लाइट जले, बिस्तर हो बहुत साफ हो, क्लीन हो। कई भी जैसे होता है ना कि बिस्तर गंदा है तो उसके कारण ठीक से नींद नहीं आ रही, आसपास तेज़ आवाज़ ना हो, कहीं से कभी खिड़की से सड़क की लाइट आ रही है या कुछ हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में भी होता है, या आसपास बहुत आवाज़ आ रही है। जिस आवाज़ को आप मंद कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं वो तो आप कर लेंगे, लेकिन जब अगर बाहर के माहौल से आवाज़ आ रही है तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो उस समय ईयरफोन कान में आप लगा सकते हैं और लगा के आपको एकदम धीमी आवाज़ में इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग या धुन आप लगा लीजिए, या कोई मेडिटेशन की चीज़ें लगाकर आप कान में सोइए, तो डीप स्लीप आएगी। प्रॉपर स्लीप आप लेंगे तो ऐसे ही आपकी समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो जाएगा। अगर आपको शराब, सिगरेट या कैफ़ीन की कोई भी टाइप लेने की आदत है रात में, तो आप बिल्कुल बंद कर दें। अगर बिल्कुल नहीं बंद तो कम तो कर सकते हैं, और इतना तो कर ही सकते हैं कि रात में सोने से 3-4 घंटे पहले इन सब चीज़ों का सेवन ना करें, तो इसका नकारात्मक प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा यथासंभव अपने आप को तनाव से दूर रखें। आज का समय ऐसा है कि चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े, तनाव से हम मुक्त तो कभी नहीं हैं। तो या तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उस तनाव को का नकारात्मक प्रभाव हमारे दिमाग पे नहीं पड़ता है। मैंने इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसको हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। ये है, हम तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा भी, योगा के द्वारा भी, डीप ब्रेथ लेकर भी। सोते समय कोई भी चिंताजनक मुद्दा या विषय दिमाग में आए भी तो उसको अपने दिमाग से निकाल कर कुछ क्रिएटिव, कुछ बढ़िया सा, कुछ खुशनुमा बात, कुछ यादें याद करिए और उसके साथ डीप ब्रेथ लीजिए, मेडिटेशन लेके सोइए, तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को तनाव से बचा पाएंगे। और सोने का एक फिक्स कीजिए, समय फिक्स कीजिए। आप जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं कि कभी भी सो गया, कभी भी उठ गए, इन ऐसे लोगों में इस तरह की समस्याएं बढ़ती हैं, या किसी भी प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर की संभावना रहती है, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं, जिसका एक छोटा सा प्रकार पर मैं आज चर्चा कर रही हूँ। तो सबसे पहला तो उपाय यही है कि आप एक निश्चित समय बनाइए, निश्चित स्थान, निश्चित समय होना चाहिए कि आपको इतने बजे डेली बिस्तर पे जाना है, इतने बजे डेली उठ जाना है। और कहा गया ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो अगर जल्दी सुबह उठ जाइए और जल्दी समय पे सो जाइए, तो ये आपके हर प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर पे कंट्रोल करता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक हेल्दी बनाता है। अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज और मेडिटेशन को बिल्कुल शामिल कीजिए, चाहे आप कितने भी बिज़ी हों। सुबह का 5 से 10 मिनट आप निकालिए, जिसमें आप योग या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आंख मूंद करके आप गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। लेते समय कुछ देर रुकिए, देन छोड़िए, तो मुंह से छोड़िए से। जितना सेकंड आप सांस को खींचने में ले रहे हैं उससे डबल सेकंड आप छोड़ने में निकालिए। और कम से कम 5 to 10 टाइम्स अगर ऐसा करते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप इतना भी रेगुलर करते हैं, तो ये आपके ब्रेन को काफ़ी हद तक हेल्दी रखेगा और स्लीप रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको कब विशेषज्ञ की ज़रूरत होगी, ये तो मैंने बताया बचाव, यानी जब समस्या बढ़े नहीं है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन कब हमको विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, वैसे तो ये कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं है और स्वतः रिजॉल्व हो जाता है, जो मैंने पहले भी बताया। लेकिन जब ये आपके डेली रूटीन को बैडली डिस्टर्ब कर रहा हो, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, आपके सारे फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रहे हो, आपके ऑफिस वर्क, आपकी स्टडी, सब कुछ पे इसका असर हो रहा हो, क्योंकि रात में आप जब ये उठकर नींद में ये सब काम करते हैं तो आपकी जो डीप स्लीप का जो स्टेजेज होते हैं, जो
थर्ड और फोर्थ स्टेज होता है, जो गहरे नींद की अवस्था, वो आ ही नहीं पाती है। तो इसके कारण आपका ब्रेन जो है वो थका थका महसूस करता है, और जब दिमाग थका रहता है तो आप किसी भी काम को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर कर नहीं पाते हैं। दिन भर आलस से बना रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके सारे डेली रूटीन को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती है, तो आप समझ जाइए कि आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि कैसे, सप्ताह में, जो मैं पहले भी कहा है, 1-2 बार अगर हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1-2 बार से ज़्यादा हो रहा है, 5 बार 6 बार हो रहा है, कई बार तो सीवियर स्टेज में एक रात में 4-5 राउंड वो ऐसा करने लगते हैं, जो बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो आपको बिल्कुल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। स्लीप वॉक के दौरान कई बार कुछ लोग अटैक कर देते हैं, तो उठाकर कोई भारी सामान किसी को फेंक दिया, क्योंकि अनकॉन्शियस की जो भी दमित चीज़ें होती हैं ना, तो ज़्यादातर ये उन लोगों में होता है जो बहुत चीज़ों को अपने अंदर दबा लेते हैं, दमन कर लेते हैं। भावनाएं तो रहती है, हमने उसका दमन कर लिया। जब हम निद्रावस्था में है तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो हमारी वो सारी भावनाएं, मान लीजिए किसी के प्रति आक्रोश की भावना है, विद्रोह की भावना है, हम सामने से नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय वो जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उस तरह की चीज़ें कराता है, तो कई बार वो लोग बहुत अटैक किसी को कर सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। ऐसे में भी स्पेशलिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और कई बार तो ऐसा होता है वो इंसान खुद के लिए ही बहुत, मतलब वो रिस्क में फंस जाता है। हो सकता है कि वो चलते चलते ऐसे खतरनाक जगह चला जाए, काफ़ी ऊंचाई से गिरने की खतरा है। कुछ एक केस मुझे याद आता है, एक 10-12 साल की बच्ची थी, उसमें ये प्रॉब्लम था, स्लिप में चलने की आदत थी। एक बार क्या हुआ कि गर्मी का दिन था और उसकी बड़ी बहन और उसका हस्बैंड आया हुआ था। वो संजोग की बात है कि छत उन लोगों का बन रहा था और रेलिंग नहीं बनी हुई थी। रात में वो लाइट नहीं थी और वो लोग छत पे बैठे बातचीत कर रहे थे। वो बच्ची चलते चलते, उसे डेली आदत थी और उसके परिवार वालों को पता भी नहीं था, तो वो चलते चलते वो छत पे चली गई और रेलिंग भी नहीं था, केवल उसमें लोहे के छड़ की तरह बने थे, वो लगभग आधी लटक चुकी थी। तब तक उसकी बहन ने देखा, उसको खींचा, तमाचा मारा। उस दिन पता चला कि ये बच्ची को प्रॉब्लम है। बाद में जब डॉक्टर्स के पास गया तो पता चला कई महीने से उसे प्रॉब्लम था, और अगर उस दिन उसकी बहन वहाँ नहीं होती तो शायद वो बच्ची बच नहीं पाती, 5वीं मंजिल से वो गिर गई होती। तो तुरंत डॉक्टर्स के पास लाया गया था। हम लोगों ने उस चीज़ को सुना, देखा। फिर उस समय तत्काल हुआ कि जिस कमरे में, चूँकि वो छोटी सी बच्ची थी और उन लोगों का जो दरवाज़ा था काफ़ी ऊंचा था, तो किल्ली को लगा के बंद करने को कहा गया ताकि वो खोल ना पाए, क्योंकि वो गेट से सिटकनी की जगह वो ऐसे डंडा जैसा लगा था, उसको हटा देती थी और निकल जाती थी। कभी सड़क पे चली जाती थी और फिर आकर सो जाती थी। परिवार वालों को पता नहीं चलता था। और एक महिला के साथ ऐसी घटना घटी थी कि वो पूरे हेवी ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी और उसको भी आदत थी, तो चलते चलते उसके घर के से मेन गेट से निकल के वो सड़क पे चल के जा रही थी, और हेवी ज्वेलरी थी। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, किसी की नज़र पड़ गई और उसको वो उसका चेन खींच रहे थे, हाथ में उनके चूड़ा था, लेकिन साथ में जब वो चलते हुए गए तो उसके किसी फैमिली मेम्बर ने देख लिया था। वो पीछे पीछे गया, उन्होंने शोर मचाई और भाग गया क्रिमिनल, और उसको थोड़ा सा हाथ में कट भी हो गया था। और जब ये बात की खबर हुई तब हम लोगों के पास थेरेपी के लिए लाया गया, थेरेपी वगैरह चला। तो इस तरह का जो गंभीर सिचुएशन हो जाता है, तो ऐसे में स्पेशलिस्ट के हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और कभी कभी कुछ मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके द्वारा उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आपको अगर इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। और अब तक अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब तो बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में कुछ और भी जानकारी भरी चीज़ें लेकर आऊँगी, जिससे आप लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।